नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। और बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव में सबसे हाई प्रोफाइल सीट नंदीग्राम पर आज जमकर हंगामा रहा। सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर ममता बनर्जी ने आज आरोप लगाया है कि केंद्रीय सुरक्षा बलों के जरिए वोटिंग को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। ममता नंदीग्राम के एक पोलिंग बूथ पर जाकर बैठ गई और उन्होंने वहां से राज्यपाल जगदीप धनखड़ को फोन किया और कहा कि वो सुनिश्चित करें चुनाव निष्पक्ष हो। उधर बीजेपी के नंदीग्राम कैंडिडेट शुभेंदु अधिकारी एक समुदाय के लोगों पर गड़बड़ी फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। आज उनकी गाड़ी पर हमला भी हुआ। नंदीग्राम में आज कई बूथों पर बीजेपी और टीएमसी समर्थकों के बीच झड़प की नौबत भी आ गई। बंगाल की रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दावा कर रहे हैं कि बंगाल के अब तक के चुनाव ही एग्जिट पोल साबित होंगे। पीएम के मुताबिक बंगाल में अब भय नहीं, जय होगी। इसलिए दंगल में आज सवाल यही है कि आखिर बंगाल में किसको भय है और किसकी जय है। पहले दिन भर की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद बताएंगे आज मेहमान हमारे साथ कौन कौन है। नंदीग्राम का संग्राम वोटिंग के दिन और बढ़ गया। वोटिंग के दिन जैसे नंदीग्राम कोई युद्ध का मैदान बन गया। कई बूथों पर बीजेपी और टीएमसी दोनों ओर से जमकर हंगामा हुआ। एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी हुई। एक पक्ष ने एक दूसरे के समर्थकों पर चुनावी धांधली की कोशिश का आरोप लगाया है। तो इस गांव में जो एक पोलिंग बूथ है जिसे लेकर पूरा हंगामा यहां पर चल रहा है। एक तरफ यानी इस तरफ आप देख रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में ये लोग यहां पर मौजूद हैं और ये अपनी तरफ से बार बार ये मांग कर रहे हैं कि ममता बनर्जी यहां पर है। ये नारेबाजी, अब इसमें आप राजनीति ढूंढिए या फिर सांप्रदायिकता ढूंढिए, लेकिन नारे यहां पर ये लग रहे हैं और ये मुख्यमंत्री के सामने विरोध करना चाहते हैं इस बात का कि क्यों अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग जिनके नाम नहीं थे इसमें वोटर आईडी में, वो क्यों यहाँ पर वोटिंग के लिए आए। बीच के हिस्से में ममता बनर्जी हैं जहां पर बूथ है और दूसरा छोर जो है वहां पर वो टीएमसी के समर्थक वहां पर मौजूद हैं। मेरी बाएं तरफ है मुस्लिम आबादी, मुस्लिम जनसंख्या और मेरे दाएं तरफ है हिंदू आबादी और दोनों ही पार्टी लाइंस में बढ़ चुकी है। यहाँ पे जो बीजेपी के समर्थक है वो कह रहे हैं कि जो मुस्लिम आबादी है वो बाहरी है, वो इस बूथ में आके वोट देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हटाना चाहिए। जब हम मुस्लिम आबादी से बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं बीजेपी वाले बाहर से गुंडा लाए हैं। बीच चुनाव एक पोलिंग बूथ से ही ममता बनर्जी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को फोन किया और कहा कि चुनाव निष्पक्ष हो, इसकी गारंटी ले। ममता का आरोप है कि बंगाल में बाहरी लोगों के सहारे वोटिंग कराई जा रही है। Outsiders, they came from Bihar, UP, outsiders, goons, and they are infected by the center forces. And they're raising slogans, Didi. They're raising slogans outside. Ask the election commission, don't ask me, bhai. उधर नंदीग्राम में वोटिंग के दौरान बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी की कार पर हमला भी हुआ। शुभेंदु ने एक समुदाय के कुछ लोगों पर गड़बड़ी फैलाने का आरोप लगाया है। ये सब पाकिस्तानी का काम है। ये सब जय बांग्ला नारा बांग्लादेश का नारा है। ये उस बूथ में कुछ वोटर है, खास करके एक समुदाय का, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, ये लेके कर रहा है। वोटिंग के दिन नंदीग्राम के हंगामे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की एक चुनावी रैली को संबोधित किया। मोदी का दावा है कि बंगाल के अभी तक के चुनाव ही एक तरह के एग्जिट पोल है। जनता की आवाज को ईश्वर का भी आशीर्वाद मिल गया है। बंगाल में बीजेपी की जीत का आंकड़ा 200 के भी पार जाएगा। बंगाल का मुकाबला इस बार मोदी और दीदी के बीच आर पार के संग्राम में बदला हुआ है। नाई नाई भय होबे होबे जय, नाई नाई भय होबे होबे जय।
नहीं नहीं नंदीग्राम से श्वेता सिंह और अनुपम मिश्र के साथ इंद्रजीत कुंडू, आज तक। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ निखिल प्रसून हैं, वो प्रवक्ता हैं बंगाल बीजेपी के। हमारे साथ रिजू दत्ता हैं, वो तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ जयंतो घोषाल हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और हमारे साथ अवनीजेश अवस्थी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और आरएसएस से जुड़े राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप चारों से बात करें उसके पहले कैलाश विजयवर्गीय, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव, पश्चिम बंगाल के प्रभारी, कुछ देर के लिए हमारे साथ कैलाश विजयवर्गीय आ रहे हैं लाइन पर। स्वागत है कैलाश विजयवर्गीय आपका। हाई प्रोफाइल चुनाव बंगाल का दूसरे दौर का और सबसे हाई प्रोफाइल सीट नंदीग्राम भी इसी दौर में जहां पर वोटिंग हो रही है और वहीं पर सबसे ज्यादा हंगामा आज हो गया। कैसा रहा आज का दिन? ओवरऑल अगर 30 सीट का चुनाव देखेंगे तो मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन है कि चुनाव बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हुए हैं। पर हाँ, हाई प्रोफाइल सीट जो नंदीग्राम है वहाँ जरूर छुटपुट घटनाएं हो रही है। और मेरा ऐसा मानना है कि ओवरऑल चुनाव बहुत शांतिपूर्ण हुए हैं और 5 दशक में इतने शांतिपूर्ण चुनाव बंगाल में कभी भी नहीं हुए। और मैं ऐसा मानता हूँ कि कुछ 2-4-5 छुटपुट घटनाएं और नंदीग्राम को छोड़कर बाकी सब जगह लोगों को वोट डालने का अधिकार प्राप्त हुआ है। लोग पहली बार महसूस कर रहे हैं कि हम वोट डाल रहे हैं, अदरवाइज यहाँ तो पोलिंग बूथ पे कब्जे हो जाते थे। कैलाश जी, आपकी आवाज थोड़ी गूंज रही है, फोन हाथ में ही अगर आप रख के बात करेंगे तो बेहतर हम लोग भी सुन पाएंगे। आप जो कह रहे हैं कि नंदीग्राम को छोड़ दें तो बाकी सब जगह ठीक हो रहा है। नंदीग्राम वो जगह है जहां से मुख्यमंत्री तय होना है, वहीं से होगा मुख्यमंत्री अगला, ऐसा आप भी मान रहे हैं। नंदीग्राम से बैठ के ममता बनर्जी बूथ से राज्यपाल को शिकायत कर रही हैं कि केंद्रीय बल भी बीजेपी के लिए काम कर रहा है। फिर एक तो आपकी बात को थोड़ा सा सुधारना चाहूंगा। नंदीग्राम से मुख्यमंत्री तय नहीं होना है, नंदीग्राम में वर्तमान मुख्यमंत्री का पतन होना है और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये रूप से पश्चिम बंगाल में काम रही है। एक लहर है, ममता जी के खिलाफ एक माहौल है और यही कारण है कि ममता जी अभी आप देख रहे हैं कि गवर्नर को फोन कर रही है। जिस तरीके से चुनाव आयोग ने सेंट्रल फोर्स का उपयोग करके गुंडों को उनकी गुंडाई नहीं करने दी, आज ममता जी समझ रही है कि जनता उनके साथ नहीं है। हमेशा वो पोलिंग बूथ पे कब्जा करके जीतती रही है, पर अब जबकि गुंडों की गुंडाई नहीं चल रही है, जनता का राज होगा और प्रजातंत्र की स्थापना होगी। कैलाश जी, ममता बनर्जी का आरोप है कि जिस पोलिंग बूथ पर वो गई थी वहां जो नारेबाजी हुई वो बंगाल के लोग थे ही नहीं, वो तो कह रही हैं यूपी बिहार के बाहरी लोग थे। आपको वैसे भी बाहरी कहती हैं वो? देखिए, अगर पुलिस तो आज भी उनकी है, अगर ऐसा है तो पुलिस को पकड़ना चाहिए। कोई सेंट्रल फोर्स तो पहचानती नहीं किसी को, पर पुलिस तो पहचानती है ना, तो पकड़ती क्यों नहीं उनकी पुलिस? पुलिस तो आज भी बंगाल की वहां पर लगी हुई है। पोलिंग बूथ के 100 मीटर दूर यदि पुलिस है तो बंगाल की पुलिस है, तो क्यों नहीं पकड़ती है? ये सिर्फ प्रदेश की जनता की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए और देश में गलतफहमी पैदा करने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी बाहर के लोगों से चुनाव जीत रही है। वास्तव में चुनाव आयोग ने जिस तरीके से सेंट्रल फोर्स लगाकर गुंडों की गुंडाई को रोका है, यह एक बहुत प्रशंसनीय काम है और बंगाल के लोग पहली बार अपनी इच्छा अनुसार मतदान कर रहे हैं। कैलाश जी, आपके नेता हैं शुभेंदु अधिकारी जो ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं उन पर एक खास समुदाय के लोगों ने हमला किया। टीएमसी कह रही है एक खास समुदाय के लोगों का वोट बीजेपी डलने नहीं दे रही। ये सारा हंगामा खास समुदाय को लेकर ही क्यों है? अब देखिए, ऐसा है कि ममता जी के समर्थन में तुष्टीकरण की नीति के कारण एक 30% समाज यहाँ पर इकट्ठा हो गया है, बाकी 70% समाज ममता जी के खिलाफ चले गए हैं। किसी भी लोकतंत्र के अंदर, किसी भी कल्याणकारी राज्य के अंदर समाज यदि 2 भागों में विभाजित हो जाए तो यह सरकार की गलत नीति का परिणाम होता है। ममता जी की गलत नीति के परिणाम के कारण आज 30 और 70 की बात हो रही है, क्योंकि उन्होंने 30% लोगों के लिए ही अपने कार्यकाल में सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम किया और 70% लोगों की उपेक्षा की है। और इसलिए आज मोदी जी का मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस आधार पर लोग मतदान कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर रहे हैं और लोग चाहते हैं कि मोदी जी की नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। कैलाश जी, लेकिन आपके सहयोगी शुभेंदु अधिकारी जिस तरीके से बार बार सुबह से
एक खास समुदाय का जिक्र कर रहे हैं, उससे यह शक हो रहा है कि बीजेपी ने उनके पक्ष में जैसे ध्रुवीकरण की उम्मीद की थी उस तरीके से हिंदू वोट उनके साथ आकर खड़ा नहीं हुआ, इसलिए बार बार उनको कहना पड़ रहा है कि खास समुदाय से परेशान है। ये तो मतदान वाले दिन पता लगेगा, पर ये मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में हिंदू ही नहीं बहुत मुस्लिम भाई भी मतदान कर रहे हैं और एक बम्पर जीत भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है। लेकिन कैलाश जी, आज ही शुभेंदु ने कहा टीएमसी के लोग जय बांग्ला का नारा लगाते हैं, वो तो बांग्लादेश का नारा है। पीएम पर यह आरोप लगाया टीएमसी ने कि वो खुद तो बांग्लादेश तक चले गए प्रचार करने के लिए। मतुआ समुदाय का जो उस दिन पूरा कार्यक्रम हुआ पहले दिन की वोटिंग में, तो आप बीजेपी के लोग किस मुंह से ये कहते हैं कि जय बांग्ला का नारा बांग्लादेश का है? देखिए, ऐसा है कि आपने देखा होगा कि दुनिया में कहीं पर भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जाते हैं तो भारतीय समुदाय से मिलते हैं, भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में जाते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं। और बांग्लादेश में चूंकि पिछले दिनों एक नक्सलाइट मूवमेंट चला, एक आतंकवादी मूवमेंट चला और उसमें मंदिरों में आग लगाई गई, पुजारी को मारा गया, तो एक लोगों में भय और व्याप्त हुआ है। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेश में रहने वाले हिंदू समाज के लोगों से मिलने गए तो इसमें कौन सा पाप हो गया? ये तो उनकी जवाबदारी है। वो तो दुनिया में जहाँ पर भी जाते हैं, अमेरिका में गए तो वहाँ भारतीयों से मिले, इंग्लैंड में गए तो वहाँ भारतीयों से मिले, बांग्लादेश में भी मथुआ समाज के लोग ज्यादा रहते हैं तो उनके मंदिर में गए, तो इसमें कौन सी नई बात है? पर इस प्रकार अनर्गल आरोप लगाना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। एक देश के प्रधानमंत्री की जवाबदारी है कि भारतीय समुदाय के लोग कहीं पर भी रहते हो उनसे मिले और उनके हालचाल पूछे। लेकिन ममता बनर्जी जिस तरीके से आज पोलिंग बूथ पर जाकर बैठ गई, कैलाश जी, आपको लगता नहीं आपको नुकसान होगा उसका? नहीं, ममता जी के बैठने से, उठने से, खड़े रहने से, व्हील चेयर पे बैठने से अब भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है और इसलिए प्रदेश की जनता उनको पहचान गई है, अच्छे से पहचान गई है। देखिए, राजनीति में एक शब्द होता है जानना और एक शब्द होता है पहचानना। जब नेता को लोग जानते हैं जब तक तो ठीक है, जब पहचान जाते हैं तो फिर निर्णय बहुत सोच समझ के लेते हैं और इसलिए ममता जी को इस बार पहचान गए हैं तो प्रदेश की जनता बहुत सोच समझ के निर्णय ले रही है। आखिरी सवाल है मेरा कैलाश जी, शुभेंदु जीत जाएंगे नंदीग्राम से? जीत पाएंगे? उन्होंने कहा था 50,000 से जीतेंगे। 100% जीतेंगे। हम लगभग इसके आसपास 50,000 तो नहीं होगा पर 25,000 से ऊपर से जीत सकते हैं। चलिए, 50 का 25 तो कहा आपने कम से कम। शुक्रिया, धन्यवाद बात करने के लिए, आज तक पर आने के लिए। कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव, वो कह रहे हैं वोटिंग ठीक ठाक है। ममता बनर्जी लगातार शिकायत कर रहे हैं कि वोटिंग ठीक नहीं हो रही है और ये भी कह रहे हैं कि ऐसा चुनाव पहले कभी नहीं हुआ। राज्यपाल को पोलिंग बूथ पर बैठकर उन्होंने शिकायत की। रिजू दत्ता, बीजेपी कह रही है हाथ से सत्ता जाती दिख रही है, इसलिए ममता बनर्जी बौखला रही। रिजू दत्ता, मेरी आवाज आ रही है आप तक? शायद रिजू दत्ता तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, उनको वापस कनेक्ट करते हैं। उसके पहले जयंतो घोषाल, ममता बनर्जी का पोलिंग बूथ पर जाकर बैठ जाना, यह क्या संकेत देता है? देखिए, मैं आज सुबह से नंदीग्राम में ही था और ममता बनर्जी घर से नहीं निकले थे, दोपहर तक नहीं निकले थे, घर में ही थे। शुभेंदु अधिकारी डिफरेंट बूथ में जा रहे थे और देख रहे थे चुनाव, लेकिन ममता ने नहीं निकले थे। लेकिन जब खबर आई कि ऐसे कुछ हो रहा है, जो ममता बनर्जी को लगा कि वहाँ जाके देखना चाहिए एज ए कैंडिडेट, शी हैज़ एवरी राइट टू गो, तो उन्होंने गए थे। लेकिन ये जो जाने से वहाँ एक्चुअली किसने किया है, क्या मतलब तृणमूल के खिलाफ है या तृणमूल का स्ट्रैटेजी है, ये तो देखिए ये जांच होगा तो पता चलेगा। लेकिन ममता बनर्जी जो किए हैं वहाँ जाके, उसमें कोई इलीगल एक्ट नहीं है। लेकिन आप कह सकते हैं कि चुनाव का जो गर्मा गर्मी है वहाँ मैंने देखा है कि सुबह बहुत शांति था और एकदम छोटा छोटा बूथ में महिला भी नई साड़ी पहन के वोट देने आए हैं। और मैं बात कर रहे थे, मान लीजिए एक साथ एक परिवार में 4-5 लोग आए हैं लाइक ए फेस्टिवल, तो वो बूथ था। बाद में शुभेंदु जी ने भी जो बोले हैं बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, जैसे आप चर्चा कर रहे हैं, मैं आपके साथ सहमत व्यक्त कर रहा हूं कि ये एक्चुअली ध्रुवीकरण की जो राजनीति है
दोनों तरफ से हो रहा है, क्योंकि बेगम ममता बोलने से आप क्या बोलना चाहते हैं, उसमें कॉनोटेशन एंड डिनोटेशन क्या है, आपको ये तो सब लोग समझ रहे हैं। ममता कि बनर्जी ममता के को बूथ आप पर जाके मुस्लिम बैठने का मतलब ममता। क्या ये लगता है और कि दीदी डर गई, जैसा बीजेपी दावा कर रही है? नहीं, देखिए, मैं बार बार आज सुबह से बोल रहा हूं कि ममता ऐसे चुनाव मैं जिंदगी में 1984 से कवर कर रहा हूं, कभी नहीं देखा। ममता बनर्जी चुनाव लड़ रहे हैं, यहां तो चर्चा होना चाहिए था कितने मार्जिन से जीतेंगे। वहां जाके ये जो चर्चा हो रहा है कि शुभेंदु जीतेगा या नहीं, ये जो सवाल आप कर रहे हैं, और आप नहीं, चाय के दुकान में भी चर्चा हो रहा है। मैंने जब पूछा, गांव के लोग कह रहे हैं कि इस बार बोलना मुश्किल है, कठिन लड़ाई है, तो ममता बनर्जी के बारे में अगर ये कहा जाता है कि कठिन लड़ाई, तो इसका मतलब शी इज अंडर प्रेशर, नो डाउट ऑफ इट। क्योंकि भाजपा ने जो स्ट्रैटेजी लिए हैं, और मोदी जी आज भी तो कलकत्ता में मोदी जी हैं और उलुबेरिया में हैं, और जैसे बोल रहे हैं मोदी जी, कोई कटु बात नहीं बोल रहे हैं, और दीदी दीदी करके बहुत बांग्ला में बोल रहे हैं। तो ये जो पूरा स्ट्रैटेजी है ना, जैसे अभी कैलाश जी हिंदू मुस्लिम का इशू में बार बार जिक्र करते हैं, और ममता जी ने ये जो गत्र बोलने का जो राजनीति, ये भी तो कभी नहीं बोले थे ना। अभी करने का जरूरत क्या हो रहा है, क्योंकि देखिए ये रॉकेट साइंस नहीं है। मैं बहुत संक्षेप में बता देता हूं, वहां नंदीग्राम पार्ट 1 पार्ट 2 जो है, हिंदू और मुस्लिम दोनों में डिवीजन है। तो मुस्लिम वोट बीजेपी को मिलेगा नहीं। शुभेंदु चाहता है हिंदू वोट टोटल कंसोलिडेट करे, ममता वो हिंदू वोट का शेयर लेना चाहते हैं। अगर वो उसका शेयर मिल जाए तो शुभेंदु हार जाएगा, अगर नहीं मिलेगा और हिंदू वोट पूरा बीजेपी में जाएगा तो शुभेंदु जीतेगा। और देखिए, सिद्दीकी अगर कैंडिडेट देता तो शुभेंदु के लिए और आसान होता। ठीक है, सिद्दीकी कैंडिडेट नहीं एक बार दिया, ममता बनर्जी कुछ बोल रही हैं जयंतो दादा, वो सुनवा देते हैं, स्थिति है। उसके बाद रिजू दत्ता का कमेंट लेते हैं। ममता बनर्जी क्या कह रही है, सुनवाते हैं। सामने दिखे जाओ, अरे बैठ जाओ आप लोग, तो आप लोग धक्का देना चाहिए, क्या करें? देखिए पीछे तो धक्का आ रही है। दिन भर से हंगामा वहां पर चल रहा है। दोपहर बाद ममता बनर्जी अपने घर से निकली थी, और उसके बाद एक पोलिंग बूथ पर उन्होंने आरोप लगाया कि उनके मतदाताओं को वोट डालने नहीं दिया जा रहा, एक वर्ग विशेष के मतदाताओं को रोका जा रहा है। इसी के बाद पूरा हंगामा हुआ। ममता बनर्जी ने निशाना चुनाव आयोग पर भी साधा कि चुनाव आयोग ने आखिर चुप्पी क्यों साध ली है। वहीं पोलिंग बूथ से ममता बनर्जी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को फोन किया, और केंद्रीय सुरक्षा बलों की शिकायत भी ममता बनर्जी ने राज्यपाल से की है। ह्यूमन बीइंग, प्लीज अंडरस्टैंड। আপনারা প্লিজ স্টপ করুন। আমি আপনাদের সকলকে বলছি, আমি বাংলায় বলবো, আপনারা অন্যান্য ল্যাঙ্গুয়েজে করে নেবেন, কারণ এটা বাংলায় ভোট। আমি আপনাদের আবার বলি যে সকাল থেকে কয়েকটা জায়গায় আপনারা জানেন আমাদের কাছে কমপ্লেন আসছিল যে সেই এলাকার লোকেদের ভোট দিতে না দিয়ে, বিশেষ করে এই ভোটে যিনি দাঁড়িয়েছেন বিজেপির হয়ে, তিনি তার চূড়ান্ত অসভ্যতামি, কাল রাত্রির থেকে তাণ্ডব করা, কাল রাত্রির থেকে বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে গুন্ডামি করা, এমনকি আবু তাহের আমাদের নেতা ভূমি আন্দোলনের আব্দুল সামাদ সহ যাদের হাইকোর্ট স্টে দিয়েছে, তাদের বাড়িতে গিয়েও রাত্রিবেলায় তাণ্ডব করা হয়েছে। এবং আমি অলরেডি এটা আমরা কমপ্লেন করেছি, আমরা 63টা কমপ্লেন অলরেডি ইলেকশন কমিশনকে পাঠিয়েছি, এন্ড অলসো দ্য আদার্স অলসো। আমি এখনো রিকোয়েস্ট করব, শুনুন, আমি নন্দীগ্রাম নিয়ে চিন্তিত নই, আমি চিন্তিত গণতন্ত্র নিয়ে। নন্দীগ্রামে আমি জিতবো মামাটি মানুষের আশীর্বাদে। আপনারা দেখলেন যেখানে সকাল থেকে বন্দুক নিয়ে বসে আছে, কাউকে ভোট দিতে দেয়নি, প্রত্যেকটা মানুষ আমাকে উইশ করছে। তার মানে কি, ওরা যাকেই যায় ইচ্ছে দায়িত্ব দিক না কেন, মানুষ কিন্তু ভোটটা আমায় দিয়েছে। কিন্তু এখানে ভোটটা চিটিংবাজি হয়েছে। এবং বোয়াল, আমি 3 দিন ধরে বলছি, বোয়ালে ওরা অত্যাচার করেছে চূড়ান্ত। আজ কাল পরশু তরশু
আমাদের একটি ছেলের মেরে হাত ভেঙে দিয়েছে। আমাদের রবীন মান্না বলরামপুরে সে মৃত্যুর সাথে লড়াই করছে। গতকাল আমার কেশপুরে আমার একজন কর্মী মার্ডার হয়েছে। গতকাল সকালবেলায় খানাকুলে আমার কর্মী মার্ডার হয়েছে। আজকেও আমি জানি না রবীন মান্নার কি অবস্থা, কৃষ্ণর কি অবস্থা। এইখানে যারা এজেন্ট হয়েছিল তাদের বাড়িতে গিয়ে মারধর করা হয়েছে, তাদের নাক মুখ ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি পুলিশকে বারবার করে বলেছি, 2-3 বার তারা বসেছে, যেই পুলিশ চলে গেছে আবার চাকাশ তাই। আর সেন্ট্রাল ফোর্সেসে আমি সিআইএসএফ সিআরপিএফ কাউকে দোষ দেবো না, বিকজ দে আর অলসো আওয়ার ফ্রেন্ড। সিআইএসএফ, বিএসএফ, সিআরপিএফ all. Only I will request the Home Minister. It is not doing. The Home Minister himself is instructed the CRPF, BSF and other Jawans. We are proud of them. They are giving instruction to help only BJP and to help the BJP goons. This area also you have seen all the outsiders. It is not from inside Bengal. It is from outside goons. They have bought it from outside goons. They cannot speak Bengali also. This is unfortunate part. And my election commission, I do not know what to say. I'm sorry. I apologize to my election commission for their silence. For their total silence. So many letters we have given, but absolutely one-sided they are supporting the BJP candidates. And under their instruction, BJP is getting so many provocation, and they are beating the people, they are murdering the people, and they are looting the vote. I think this will create another bad history. You know our democracy. Democracy is the festival of the people. Democracy is the festival of the people. Now, if you don't allow the people to cast their vote, what do you think that election commission? Why people will say that election commission is impartial? My humble regards to election commission, all the members. Please take care. Please take care. What you have done for Nandigram and other parts, don't behave like this in the other time, next time also. Whatever you try, BJP will not. In Nandigram, I am telling you, 90% vote. Trinamool Congress will win. The other parts also, the Chandipur, the Nandigram, the Haldia, and other parts also, Bakura, wherever the vote is going. And every time, every election day, Narendra Modi is used to come to Bengal and give address. Why election day you will be campaigning? If we cannot campaign in the election areas, then why every election day the Prime Minister of this country, along with all facilities, including Doordarshan, including all agency, why addressing the people every election day? Is it not wrong? Is it not violation of the conduct of election rules? They are, whatever they can do, they are trying. But I am sorry for them. One day they have to give the result for this. People will give them the defeating result, I can tell you. And for Nandigram and other parts, and for Bengal, for all my seats, 30 seat already election is over. Today is also 30 seats. So all two, I am showing you be perfect. সেগুলো আমরা সমস্ত সিসিটিভি টিভি দেখে আমরা সমস্ত রিপোর্ট নিয়ে বলবো। দ্যাট ইন্টারনাল ম্যাটার আই ক্যানট ডিসকাস হিয়ার ইন দ্য রুম। আমি দেখেছি তো তোমাদেরও মেয়েদের যেভাবে প্রত্যেকটা বিজেপি মিছিলে মলেস্টেটেড হতে হচ্ছে। আই এম সো সরি. I am sorry, Mr. Election Commission, you must know, and Home Minister, how the women journalists are being heckled by BJP workers also in every rally. Please and tell your people to control your gundas. দেখুন, আমি ওনার সাথে পার্সোনালি কথা বলেছি। আমি পার্সোনাল সিক্রেসি মেনটেন করি। I cannot say whatever I discussed with the observers or whatever I discussed with the governor. That is absolutely my confidential and secret matter that I am not going to disclose. आज जो कुछ हुआ आपको अंदर बैठना पड़ गया, काफी हंगामा हुआ बाहर में काफी हंगामा हुआ। आप अंदर में भी बाहर हंगामा होता रहा। तो ममता बनर्जी बड़े आरोप लगा रही हैं केंद्र सरकार पर, गृह मंत्री पर, चुनाव आयोग पर, और साथ ही ये भी कह रही हैं कि राज्यपाल से क्या कहा वो नहीं बताऊंगी, वो सीक्रेसी है, मैं उसको मेंटेन करूंगी। लेकिन ये भी कह रही हैं कि नंदीग्राम जीतेंगे, पर हमारी लड़ाई केवल नंदीग्राम की नहीं है, हमारी लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है। क्या दीदी डर गई हैं?
जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है। बंगाल में वाकई खेला हो गया, क्या वाकई दीदी डर गई जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है? किसको भय है, किसकी जय है? दंगल में आज इसी पर बहस हो रही है, आपको बताएंगे। हमारे साथ हैं टीएमसी के रिजू दत्ता, बीजेपी के निखिल प्रसून। दोनों से अभी तक बात नहीं कर पाए क्योंकि पहले कैलाश विजयवर्गीय और फिर खुद ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं वहां बंगाल में नंदीग्राम में, मीडिया से बात कर रही हैं। दोनों से बात करें उसके पहले अवनीश अवस्थी के पास भी चलेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे हमला किया आज कोलकाता में जब गए पीएम, उलुबेड़िया में जब गए पीएम, तो रैली में क्या बोले सुनवाते, उसके बाद रिजू दत्ता आपके पास। पहले चरण के मतदान के बाद तो दीदी को भी इसका अच्छी तरह अंदाजा लग चुका है। साथियों, अभी कुछ ही देर पहले नंदीग्राम में जो हुआ वो हम सब ने देखा है। ये दिखाता है दीदी अपनी हार मान चुकी है। ये दिखाता है बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। दीदी अभी भी आखिरी तबक्का जो है उसके चुनाव के नामांकन अभी बाकी है। जरा बताइए ये अफवाह में कितनी सच्चाई है? यहां जो लोगों में कानाफूसी चल रही है कि आप अचानक किसी एक सीट पर आखिर में फॉर्म भरने जा रही हो, क्या ये सच्चाई है क्या? दीदी पहली बार आप वहां गई, वहां की जनता ने दिखा दिया। अब कहीं और जाओगी, ये बंगाल के लोग तैयार बैठे हैं। क्या रिजू दादा, खेला हो गया क्या? खेला तो हो गया और रोहित जी खेला हुआ है आज नंदीग्राम में। और मैं आपको और आपके दर्शकों को बता दूं कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से जीत रही है, जीत चुकी है वैसे, और बहुमत से जीत चुकी है। बट मैं यहाँ पर देखिए इधर उधर की बात करने से पहले कुछ अहम बात करना चाहता हूँ और मेरे कुछ सवाल है जिसका जवाब भी मैं मांगना चाहूंगा बीजेपी के प्रवक्ता से और आपसे भी पूछना चाहता हूँ। पहला तो ये जो नंदीग्राम में इतने लोग इतने घुसपैठ घुस गए हैं, बूथ कैप्चर कर रहे थे ममता बनर्जी निकलने से पहले, तो इलेक्शन कमीशन ने तो नंदीग्राम में 144 धारा जारी किया हुआ था। तब ये लोग इतने लोग बूथ के आजू बाजू कैसे घूम रहे थे, क्यों नहीं अरेस्ट किए गए? पहला मेरा सवाल। दूसरा सवाल, आज पहले चरण के बाद आज दूसरे चरण में भी 150 ईवीएम काम नहीं कर रहे थे और वो उसी बूथ पे काम नहीं कर रहे थे जहां पर टीएमसी का प्रभाव है। और पहले फेज में भी, पहले चरण में भी 100 ईवीएम काम नहीं कर रहे थे। ऐसा क्यों? ये मेरा दूसरा सवाल। तीसरा सवाल मेरा है कि अगर बीजेपी के बाहर के लोग आके भी यहां पर प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं बूथ, और प्रधानमंत्री जी माथा टेकने चले जाते हैं बांग्लादेश में और बंगाल के प्रचार के लिए, और उनके कैंडिडेट बोल रहे हैं ये लोग सब बांग्लादेशी और पाकिस्तानी घुसपैठ है, तो ये दोगली राजनीति क्यों? ये तीन तो हमको जानना है। और आखिर में मैं सिर्फ आपको इतना बता दूं कि अगर आप प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी से पूछेंगे कि उनको कितने सीट आएंगे, तो शायद वो आज बोल देंगे कि आज उनको 40 सीट आएंगे और पूरे में उनको 400 सीट आएंगे। तो मैं उसके बात पे ज्यादा ये नहीं करूंगा। बट आज मैंने प्रधानमंत्री जी का पूरा स्पीच सुना और वो सुनने के बाद मैंने सिर्फ एक ही चीज, लेकिन दादा एक चीज तो पूछनी बनती है ना। रोहित जी 10 सेकंड पूरा कर लीजिए। आज मैंने सिर्फ आज एक ही चीज तय किया है। आज के दिन से मैं हर साल आज के दिन 1 अप्रैल को मोदी दिवस के नाम पे मनाऊंगा। बस मेरा सवाल यह है कि अचानक ऐसा क्या बदल गया है बंगाल में? अभी पीछे पंचायत के चुनाव थे, हमने भागते देखा लोगों को तृणमूल कांग्रेस का नाम लेके कि ये पर्चा नहीं भरने देते हमें मारते हैं, वोट नहीं डालने देते हमें मारते हैं, जिंदा नहीं रहने देंगे हमें मार देंगे। आज आप लोग ये बता रहे हैं कि आपको मारा जा रहा है, आपको दौड़ाया जा रहा है। क्या बदल गया अचानक 1.5 साल में, 2 साल? नहीं, हम लोग विक्टिम कार्ड नहीं खेल रहे। बट पहले जो बंगाल में नहीं होता था वो है कि यहाँ पर धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होती थी और यहाँ पर कास्ट, गोत्र, ये सब के नाम पे नहीं होता था। तो क्यों बताया फिर ममता बनर्जी ने गोत्र अपना?
क्यों बताना पड़ा? देखिए, मैंने रोहित जी इसका मैं एकदम सीधा जवाब दे देता हूँ। पहले दिन से जब बीजेपी बंगाल में कैंपेन कर रही है, उनका एक ही मुद्दा था कि ममता बनर्जी को हिंदू विरोधी बता दो। और ममता बनर्जी ने क्या किया? वो हर मंच पे गए। वो तो 5 साल से कह रहे थे ये बात। 5 साल में ममता बनर्जी ने कभी नहीं बताया कि मेरा गोत्र ये है। मैं जवाब तो सुन ले सर, कि उन्होंने क्या किया, उनका जो ये जो क्योंकि उनके पास मुद्दा और चेहरा नहीं है बीजेपी के पास, उनका ये था कि ममता बनर्जी को हिंदू विरोधी दिखा दे। तो ममता बनर्जी हर सार्वजनिक मंच में दुर्गा पाठ किया, चंडी पाठ किया, और एक सांस में उन्होंने कलमा भी पढ़ा और उन्होंने ये बता दिया ईश्वर और अल्लाह एक है। तो इनका तो सारा नैरेटिव ही खत्म हो गया ना, इसलिए तो इतने बौखला गए हैं ये लोग। और आज माननीय प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम लोग एक चीज सुन रहे हैं कि शायद ममता बनर्जी किसी और सीट से कंटेस्ट करेगी। मतलब इससे ज्यादा हार का तस्वीर। लेकिन दादा, इस वक्त की दिक्कत यह है कि मैं अभी जब निखिल जी से सवाल पूछूंगा तो जो आरोप आप उन पे लगा रहे हैं वो आरोप सारे के सारे आपके ऊपर लगा देंगे। आप कह रहे हैं पीएम बौखला गए, बीजेपी कह रही है कि दीदी डर गई और दीदी बौखलाई हुई भटक रही है दोपहर से, ये दिख रहा है। निखिल प्रसून उन्होंने बड़ा सीधा आरोप लगाया। दादा, उनका जवाब ले लेते हैं पहले। आपने कुछ सवाल पूछे उनसे। हाँ बोलिए फिर मैं उनके पास जाऊंगा। हाँ, कि आप देखिए इसी के वेबसाइट में ममता बनर्जी घर से निकलने से पहले वोट परसेंटेज और ममता बनर्जी घर से निकलने के बाद वोट परसेंटेज, आप देख लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। निखिल प्रसून बोलिए। सीधा आरोप है, केंद्रीय गृह मंत्री का नाम लेके ममता बनर्जी आरोप लगा रही है और चुनाव आयोग पर भी आरोप लगा रही है। जब लीडर इतना नर्वस हो तो प्रवक्ताओं का नर्वस होना तो लाजमी है, और उसी का प्रदर्शन आज माननीय रिजू जी ने किया। देखिए, काफी अच्छा टर्नआउट रहा है जहां तक हमें सूचनाएं मिल रही हैं। और बॉयल में जो घटना हुई है उसमें जो वहां के जो बूथ के कर्मी थे, वहां के जो स्थानीय कार्यकर्ता थे, वो इस बात को लेकर के अपना विरोध प्रदर्शित कर रहे थे कि बाहर से आए एक खास समुदाय के लोग वहां आतंक मचाने की प्रक्रिया में शामिल होना चाह रहे थे, लोगों को डराने धमकाने की प्रक्रिया में शामिल होना चाह रहे थे, जो कि उस बॉयल का जो वो बूथ है उसके स्थानीय निवासी या वहां के वोटर नहीं थे। इसको लेकर के दोनों गुटों में तनाव हुआ, जिसकी कि वो व्याख्या कर रहे थे। तो ये एक ऐसा मुद्दा है, लेकिन बिना किसी फायरिंग के, बिना किसी गोली चलाने के जिस तरह से समूचे मामले को निष्पादित किया गया या निष्पादित करने की प्रक्रिया में चुनाव आयोग अग्रसर है, वो बधाई का पात्र है। देखिए, जो आसपास का जो इलाका है, हमारे भी कार्यकर्ताओं पर काफी हमले हुए हैं। आप देख लीजिए कि जो वो इलाका है, जो देवरा इलाका है, वहां पर भी कई ऐसी घटनाएं हुई हैं। और उसके आसपास जो 1-2 कॉन्स्टिट्यूएंसी और है, वहां भी हमारे कर्मियों पर हमला हुआ है। जहां तक 150 से ज्यादा जो वोटिंग मशीन के माल फंक्शन होने का प्रश्न है, इलेक्शन कमीशन ने उसी वक्त उसके ट्विटर अकाउंट पे जाइए, उसी वक्त सारे जो वोटिंग मशीन है उसको दुरुस्त करके फिर से जो मतदान की प्रक्रिया है उसको पुनर्संचालित कर दिया था। इसलिए ये कोई मुद्दा ही नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा आज ये है कि जो आरोप तृणमूल कांग्रेस हमारे ऊपर लगा रही थी, जो हम लोग जिस वक्त देख रहे थे जिस तरह लोकतंत्र को कलंकित करने के लिए पंचायत चुनाव से लेकर के बाकी अन्य चुनावों में हमारे ऊपर हमले किए जा रहे थे, आज तृणमूल कांग्रेस वही इल्जाम हमारे ऊपर लगा रही है। और जो 4-5 हमारे सामने जो सबूत हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री महोदया ने पहले एक्सीडेंट को एक साजिश कहा, उसके बाद हमारे कर्मी से मदद मांगी, उसके बाद कलमा पढ़ना और बाकी चीजें शुरू कर दी, अपना कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं दिया। और आज जिस तरह से उन्होंने गवर्नर को फोन किया, जिस गवर्नर के लिए पूरा तृणमूल कांग्रेस कई बार अभद्र भाषा का प्रयोग कर चुका है गवर्नर को लेकर के, उसी गवर्नर को उन्होंने वो फोन करने के लिए बाध्य हुई। तो ये जो एक तरह से जो नर्वसनेस है वो पूरी तरह से अब सतह पर आ चुका है। और आप 100 लोगों का सर्वेक्षण करवा दीजिए, उसमें 100 के 100 लोग यही कहेंगे कि दीदी नर्वस हो चुकी है, तृणमूल कांग्रेस नर्वस हो चुका है, उनकी पार्टी भी समाप्त प्राय है, संगठन भी समाप्त। उन्होंने कहा कि आप चुनाव आयोग और केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। ये तो हर संवैधानिक संस्था पर उनका इल्जाम लगाने का तो ये पुरानी आदत है। हर विपक्षी दल, वो सुप्रीम कोर्ट से लेकर के सीएजी से लेकर के चुनाव आयोग से लेकर के जितनी जो अनुसंधान करने वाली संस्थाएं हैं, सीबीआई हो, ईडी हो, आईबी हो, सब पर तो यही आरोप लगाने की उनकी आदत है। सुप्रीम कोर्ट का एक जज अगर उनके विरुद्ध ऐसा फैसला देता है जो उनकी इच्छा अनुसार ना हो, उस जज का वो लोग उनका चरित्र हनन करने में लग जाते हैं, उनको ब्लैकमेल करने में लग जाते हैं। इसी तरह वो दबाव बनाते हैं जिसने इलेक्शन कमिश्नर से। ठीक है, ओके। अवनीश जी, दीदी डर गई क्या लगता है आपको?
रोहित जी, या उन्होंने वाकई दोपहर के बाद मोर्चा संभाला तो स्थिति पलट दी, जैसा रिजू दत्ता कह रहे हैं कि आप देख लीजिए तस्वीर, पता लग जाएगा। देखिए रोहित जी, असली तस्वीर तो 2 मई को मालूम चलेगी। तब तक तो अगर मान लीजिए जिसके जितने दावे होंगे उसमें अगर सबको टोटल कर लिया जाए तो 294 से बहुत ज्यादा सीटें पहुंचेंगी। लेकिन एक बात बड़ी साफ सी है कि सामान्यतया मुख्यमंत्री जिस सीट से लड़ता है वो कहता है कि मैं यहाँ एक बार सिर्फ आऊंगा, उसके बाद नहीं आऊंगा। या आपके उस पर है, विवेक पर है कि मैंने जो काम किया उसके आधार पर आप मुझे वोट देना है। दीदी 3-3, 4-4 दिन नंदीग्राम में डेरा डाल के बैठती है, इसमें क्या दिखाई देता है? ये सामान्य सी बात है, सामान्य ज्ञान की बात है। इसमें कोई ज्यादा सही कहा जयंत घोषाल ने, रॉकेट साइंस की बात नहीं है। लेकिन जहां तक मैं ध्रुवीकरण की बात कर रहा हूं, उसमें कहते तो हैं कि दोनों तरफ से ध्रुवीकरण हो रहा है, लेकिन साथ में ये भी कह दिया जाता है कि मुस्लिम वोट बीजेपी को तो मिलेगा नहीं। ये पूरा नैरेटिव है, ये सच है कि मुस्लिम वोट बीजेपी को नहीं मिलेगा। ये किसने किया? ये ध्रुवीकरण किसने किया? ये ध्रुवीकरण किसी ने किया ना। कमलनाथ 90% मुसलमानों के वोट मांग करके भी धर्मनिरपेक्ष पार्टी रहती है। खुद ममता बनर्जी कहती हैं कि दूध देने वाली गाय की दुलत्ती सह करके भी वो धर्मनिरपेक्ष होती हैं। इमामों को भत्ता देने के बाद भी वो धर्मनिरपेक्ष रहती हैं और ध्रुवीकरण की बात करती हैं। रोहित जी, बड़ी साफ सी बात है, पिछले 10 सालों में ममता बनर्जी जब 10 साल पहले आई थी तो बहुत आशा और उम्मीद के साथ आई थी बंगाल में कि हिंसा से यहाँ पश्चिम बंगाल को निजात मिलेगा, विकास होगा, फैक्ट्रियां होंगी, कारखाने होंगे, उद्योग होगा। लेकिन इस 10 सालों के रिपोर्ट कार्ड पे आप बताइए रोहित जी कि कहां ममता बनर्जी को आप कितने नंबर देंगे? सिर्फ टोलाबाजी, कटमनी, जिसको वो स्वयं स्वीकार कर चुकी हैं। टीएमसी के सांसद स्वीकार कर चुके हैं कि मुझे घर बनाना होता है तो कटमनी देनी पड़ती है। इसमें कहीं कोई किसी तरीके की है ना, टेलीविजन चैनल पर बैठ करके कुछ भी बोलते हैं कि बाहर के लोग आए, इधर के लोग आए। अरे ग्राउंड लेवल पर वहां पर जो पश्चिम बंगाल के लोग हैं, वहां पर लोग जानते हैं, कहते हैं और मानते हैं और सार्वजनिक रूप से स्वीकार करते हैं कि हाँ ये सच है, कटमनी की बिल्कुल है, वो भुगत रहे हैं। और जहां तक प्रधानमंत्री मोदी की बात है, बड़ी साफ सी बात है, प्रधानमंत्री मोदी का जो कार्यक्रम बना होगा वो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी खुद तो वहां पहुंच नहीं गए, निमंत्रण मिला। 50वीं उनकी आजादी की वर्षगांठ थी, वहां पर प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं वहां भारत के प्रवासी जाने का सवाल नहीं था सर, पीएम के जाने का सवाल नहीं था। सवाल ये था कि पीएम बांग्लादेश जाते हैं खुद, लेकिन उनकी पार्टी के नेता यहाँ कहते हैं कि बांग्लादेश का नारा लगा रहे हैं। इसको डबल स्टैंडर्ड कहा उन्होंने। नहीं, अभी इन्होंने कहा ना मत्था टेकते हैं वहां पे जाकर के। हाँ, तो साथ में उसके सवाल ये था कि शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं जय बांग्ला का नारा लगा रहे हैं, वो तो बांग्लादेशी नारा है। नहीं, बात सवाल ये नहीं है। सवाल ये कि जय श्री राम के नारे पे दीदी कहती मेरा अपमान हो गया। जय श्री राम के नारे पे अपमानित महसूस करती हैं जो ममता बनर्जी। ये सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने, वो कहती है चमड़ी उधेड़ दूंगी जय श्री राम के नारे पर। आज का समय जय श्री राम के नारे पर चमड़ी उधेड़ दूंगी। बहुत छोटा सा 20 सेकंड का लास्ट कमेंट आप करना चाहते हैं, कर लीजिए, केवल 20 सेकंड। हाँ रोहित जी, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं कि ये जो पूरा इलेक्शन होने वाला है, अगले 6 चरण भी ये होगा बंगाल की बेटी और उसके 10 साल के वादे जो उन्होंने उसने निभाए और 7 साल के जुमले तो केंद्रीय सरकार ने किया है पर निभाए नहीं। चलिए सर, तय होगा और नंदीग्राम का नकली बेटा आज हार गया। 2 मई को तय होगा, पता लग जाएगा कि चुनाव सरकार के कामकाज पर हुआ है, जाति धर्म गोत्र पर हुआ है या किस चीज पर हुआ। तब तक सब अपने अपने दावे करने को स्वतंत्र हैं। दंगल की आखिरी पड़ाव पर आपको केवल इतना बता दें कि दंगल आप अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। डाउनलोड कर लीजिए हमारा मोबाइल ऐप या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट aajtak.in पर।